हेलो बच्चों, मैं इंदुबाला स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान शाखा वेदांता के CSR इनिशिएटिव कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विलियम शेक्सपियर की पोयम द 7 एजेस ऑफ मैन का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ चुके हैं और फर्स्ट पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था पोयम को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पोयम आपको क्लियर हो गई होगी, उसका मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम तैयार होंगे इसका कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन करने के लिए। जैसे कि मैंने पहले बताया है, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में आपके दो तरह से प्रश्न आते हैं, एक स्टैंजा बेस्ड और दूसरा आपके जो प्रश्न हैं उनकी लेंथ 30 to 40 वर्ड्स में आपको करने होते हैं। तो जो स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पर मैं आपको जो आपका एक्सट्रैक्ट है, यानी कि आपके इस पोएम में 7 एजेस ऑफ मैन में 7 ही स्टैंजास बनते हैं। तो वो जो 7 स्टैंजास हैं उनके प्रश्न उत्तर कुछ इस प्रकार से आएंगे। एक्चुअली मैंने बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको लिया है ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें कवर हो सकें, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में आप थर्ड पार्ट में अटेम्प्ट करेंगे, तो ताकि आप परीक्षा में कहीं भी कोई चूक ना करें। तो देखते हैं फर्स्ट जो स्टैंजा है, इसका फर्स्ट स्टैंजा है जो क्वेश्चन आता है आपका बोर्ड में, वो कुछ इस तरह से आएगा। Read the extract given below and answer the questions that follow। यानी कि आपको ये जो स्टैंजा है, ये स्टैंजा आपको पढ़ना है और फिर इस स्टैंजा को पढ़ने के बाद आपको उसके बेस्ड क्वेश्चन देने, यानी जो क्वेश्चंस आए हैं वो आप इस स्टैंजा के बेस्ड ही उनके आंसर्स देंगे। तो देखिए क्वेश्चन जो स्टैंजा है वो कौन सा है। All the world is a stage and all the men and women merely players, they have their exits and their entrances and one man in his time plays many parts। यानी इसका मीनिंग क्या है, इस स्टैंजा का अर्थ क्या है, ये आपको पहले से ही क्लियर है। स्टैंजा का अर्थ क्या है कि ये जो संसार है ये एक मंच है, एक स्टेज है, और इस स्टेज पर मेन एंड वीमेन क्या हैं, वो हम अपनी भूमिकाएं अदा करते हैं, यानी कि रोल प्ले करते हैं। उस स्टेज पर हम अपने पात्र होते हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड एंट्रेंसेस, और उनकी अपनी एंट्री होती है, यानी कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारी एंट्री हो जाती है इस संसार रूपी स्टेज पे, और उसके बाद जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो वो हमारा एग्जिट है। यहाँ पर कवि ने यह बताया है कि एक व्यक्ति जो है वो बहुत सारे रोल प्ले करता है अपने जीवन भर, यानी कि जो इस कविता में बताए गए हैं वो 7 स्टेजेस हैं, 7 एजेस ऑफ मैन, इसीलिए इस पोएम का नाम भी है। यानी कि हम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो हम स्टेजेस आती हैं लाइफ की, वो 7 स्टेजेस हैं, और उसमें हम अपनी अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, व्हाट डज अ मैन डू इन हिज लाइफ टाइम। अपने जीवन प्रयत्न जो व्यक्ति है वो क्या करता है, क्या करता है। अ मैन इन हिज लाइफ प्लेज मैनी रोल्स और पार्ट्स, बहुत सारे वो भूमिकाएं निभाता है अपने जीवन भर में, ये तो आपने पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द वर्ल्ड इज कंपेयर टू। इस संसार को किस चीज से तुलना की है, तो बताइए, पहली ही लाइन है, किस चीज से तुलना की है। द वर्ल्ड इज ए स्टेज, तो आंसर क्या होगा, द वर्ल्ड इज कंपेयर टू अ स्टेज, एक स्टेज से उसकी तुलना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु आर द प्लेयर्स ऑन द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड। इस संसार की जो मंच है, इस संसार का जो मंच है उस पर कौन कौन प्लेयर्स हैं। तो कौन कौन प्लेयर्स होते हैं, कौन कौन अपनी भूमिकाएं निभाते हैं, वो है मेन एंड वीमेन, समस्त स्त्री और पुरुष। तो आंसर क्या होगा, मेन एंड वीमेन आर द प्लेयर्स ऑन द स्टेज ऑफ द वर्ल्ड। इस संसार के इस मंच पर स्त्री और पुरुष हैं जो अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय देयर एंट्रेंस एंड देयर एग्जिट। एंट्रेंस से, उनके एंट्रेंस से और देयर एग्जिट से क्या तात्पर्य है। तो देखते हैं क्या तात्पर्य है। देयर एंट्रेंसेस मीन्स मेन आर बोर्न,
कि व्यक्ति जो है जब पैदा होते हैं तो वो उनका एंट्रेंस होता है, एंड देयर एग्जिस्ट कब होते हैं, जब वो मरते हैं। मृत्यु हमारी एग्जिट है और जो जन्म है वो हमारा एंट्रेंस है इस संसार रूपी मंच पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द लाइन्स विद मेटाफॉर्स। तो मेटाफॉर्स जो दिए हुए हैं, मेटाफॉर्स जो एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, मेटाफर, जिसको हम हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं। तो मेटाफर यानी कि जब हम दो चीज़ों की तुलना करते हैं, एक चीज़ को दूसरे के समान मान लेना, उसकी सिमिलैरिटीज़ में, उसके डिफरेंसेस में। तो यहाँ पर जो दो लाइनें दी गई हैं वो दो लाइनें ये हैं। जो आपकी पहली लाइन है, एक तो ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, यानी संसार की तुलना किससे की गई है, एक स्टेज मान लिया गया है संसार को। तो स्टेज, संसार कैसा है, एक रंगमंच है। और दूसरा है ऑल द मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स। और यहाँ पर दूसरी जो पंक्ति है मेटाफर, उसमें क्यों है, क्योंकि वहाँ पर स्त्री और पुरुषों को क्या मान लिया गया है, प्लेयर्स मान लिया गया है, ठीक है, कलाकार मान लिया गया है। नेक्स्ट जो पैसेज है, नेक्स्ट पैसेज है आपका, His acts being 7 is at first the infant mewling and puking in the nurse's arm, then the winning schoolboy with his satchel and shining morning face creeping like a snail अनविलिंगली टू स्कूल। ये आपका सेकंड पैसेज है जिसमें आपकी दो स्टेजेस कवर हुई हैं। एक कौन सी, एक तो आप जब इन्फेंट होते हैं यानी शिशु होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, और दूसरी कौन सी एज है, जब आप स्कूल जाना शुरू करते हैं, यानी कि दो स्टेज आ गई। एक जब आप जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर आप जब बहुत छोटे होते हैं, जब आप अपना कोई काम नहीं कर सकते लगभग 1 साल तक, तो वो आपका इन्फेंट एज है। और दूसरी एज जब आप स्कूल जाने लगते हो, इस संसार की सारी चीज़ों को सीखने लगते हो। तो यहाँ पर इस स्टैंजा बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट मीन हियर बाय 7 एजेस। भाई इस स्टैंजा में 7 एजेस से क्या मतलब है कवि का। तो कवि का क्या मतलब है, दैट्स बीइंग 7 एजेस, यानी कि जो मनुष्य है वो कौन कितने रोल प्ले करता है, वो 7 रोल प्ले करता है। तो आंसर देखते हैं कवि के अनुसार क्या होगा। अकॉर्डिंग टू द पोएट द 7 एजेस मीन्स द 7 स्टेजेस ऑफ मैन्स लाइफ। एक व्यक्ति के जीवन की जो स्टेजेस हैं वो कितनी स्टेज पार करता है पूरे लाइफ टाइम में, वो कितनी है, 7। तो 7 एजेस जो हैं ये एक व्यक्ति अपने लाइफ टाइम में 7 स्टेजेस पार करता है, 7 तरह के रोल प्ले करता है, इसीलिए यहाँ पर 7 एजेस नाम दिया है कवि ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज एन इन्फेंट डू इन हिज नर्सेस आर्म। एक जो इन्फेंट है यानी शिशु है वो नर्स के आर्म में क्या करता है, उसकी भुजाओं में क्या करता है वो, तो जो नर्स से यहाँ तात्पर्य है उसकी धाय माँ या व्यक्ति की जो छोटा बच्चा है उसकी माँ। तो यहाँ इससे क्या मतलब है, क्या करता है वो, एन इन्फेंट म्यूल्स एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म, वो रोता रहता है और क्या करता है, वॉमिट करता रहता है। प्यूकिंग मतलब वॉमिट करता रहता है, किसकी बाहों में, वो जब नर्स की गोद में होता है या अपनी माँ की, या जो भी व्यक्ति उसको गोद लेता है उसको वो म्यूल्स करता है यानी रोता रहता है, और प्यूक्स यानी कि वॉमिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज द फेस ऑफ अ स्कूल बॉय लुक। और जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसका चेहरा कैसा दिखाई देता है। तो देखिए आंसर क्या बनता है, द फेस ऑफ अ स्कूल बॉय लुक्स लाइक अ शाइनिंग मॉर्निंग। जब वो जाता है उसका चेहरा कैसा होता है, एकदम चमकती हुई सुबह, क्योंकि वही उसका अभी तो एंट्रेंस ही हुआ है भाई, इन्फेंट से सेकंड स्टेज में ही पहुंचा है। तो अभी जो जैसे जो सूरज होता है जब उगता है तो सुबह एकदम खिली खिली होती है, वैसा ही उसका चेहरा होता है एकदम सुबह की तरह चमकता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज स्कूल बॉय वॉक लाइक अ स्नेल। लेकिन इतना चमकते हुए चेहरे के साथ वो जो बच्चा है वो स्नेल की तरह से, घोंगे की तरह से क्यों चलता है।
Why does a school boy walk? क्यों चलता है वो, कैसे? एक घोंगे की तरह से। तो देखिए, a school boy walks like a snail because he is not willing to go to school. वो जाना नहीं चाहता, वो इतनी सारी चीज़ें सीखना नहीं चाहता, उसको समझ नहीं है कि वो उसको ये सीख के क्या करना है, तो इसीलिए वो अनमने मन से ही स्कूल की तरफ चलता है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है आपका, एंड देन द लवर साइंग लाइक फर्नेस विद अ वोफुल बैलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो। ये आपका पैसेज है। इस पैसेज में जो आपके क्वेश्चंस दिए हैं, तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है, व्हाट रोल डज अ मैन प्ले इन द थर्ड स्टेज ऑफ हिज लाइफ। ये स्टेंजा में क्या कहा गया है? स्टेंजा में कहा गया है कि थर्ड जो भूमिका आती है, तीसरी स्टेज जो आती है, वो एक लवर की होती है। और लवर क्या करता है? फर्नेस यानी कि एक भट्टी की तरह से वो धधकता रहता है, आहें भरता रहता है, विद अ वोफुल बैलेड। वोफुल मतलब दुख भरे और बैलेड मतलब गीत गाता है, ऐसे जो विरह के गीत होते हैं अपने प्रेमिका के लिए। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, जो वो अपनी मिस्ट्रेस आईब्रो के यानी अपनी प्रेमिका के सौंदर्य में जो गीत वो लिखता है उनको गाता है, और उसके विरह के गीत भी होते हैं ताकि वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए गाता रहता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट रोल डज अ मैन प्ले इन द थर्ड स्टेज ऑफ हिज लाइफ। द मैन प्लेज द रोल ऑफ अ लवर इन द थर्ड स्टेज ऑफ हिज लाइफ। अपनी उम्र की जो उसकी तीसरे स्टेज है उस पर वो एक लवर की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट अ लवर। एक लवर के बारे में कवि क्या कहता है? कवि ने क्या कहा है आप लाइन में देख सकते हैं। क्या करता है वो? साई करता रहता है। किस तरह से? फर्नेस की तरह से। और क्या करता है वो? फुल बैलेड गाता है। और क्या करता है? अपनी प्रेमिका के सौंदर्य की तारीफ भी करता है। द पोएट साइज लाइक अ फर्नेस। तो आप आंसर करेंगे कि पोएट जो है यहाँ पर आपका आएगा द लवर साइज लाइक अ फर्नेस। एक भट्टी की तरह से जो लवर है वो साय करता रहता है, आहें भरता रहता है। ही सिंग्स लव सॉन्ग टू प्लीज हिज बिलव्ड। और अपने प्रेमिका को खुश करने के लिए वो प्रेम भरे नगमे गाता है। तो आगे देखते हैं, आगे क्या कहा है, क्वेश्चन क्या है, विच टू सिमिलर थिंग्स आर कंपेयर्ड हियर। यहाँ पर इस पैसेज में कौन सी दो चीज़ों की तुलना की गई है? तो दो चीज़ कौन सी कंपेयर की गई है यहाँ पर? द टू डिसिमिलर थिंग्स कंपेयर्ड हियर आर अ साई एंड अ फर्नेस। एक तो साय है, आहें भरना, और फर्नेस यानी कि भट्टी। दोनों ही विपरीत हैं। दोनों, साय मतलब आहे, ठंडी जो आहें भरना होता है वो साय, और जो फर्नेस है वो फर्नेस यानी कि भट्टी जो एकदम तपती रहती है। दोनों ही डिसिमिलर हैं। What kind of songs does a lover sing? एक लवर कैसे सॉन्ग गाता है? तो कैसे सॉन्ग गाता है? लवर सिंग्स अ वोफुल बैलेड। वोफुल बैलेड जो विरह के गीत होते हैं, विरह के गीत गाता है। नेक्स्ट है आपका, देन अ soldier full of strange oaths and bearded like a part, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth। यहाँ पे आप देखिए इस पैसेज को, दैन अ सोल्जर, जो उसकी फोर्थ स्टेज है वो एक सोल्जर की स्टेज है। फुल ऑफ स्ट्रेंज, जहाँ वो अजीब अजीब सी कस्में खाता है, शपथ लेता है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, और जिसकी दाढ़ी कैसी है? एक लेपर्ड की तरह से। जेलस इन ऑनर, जो दूसरों के सम्मान से जलन महसूस करता है, ईर्ष्या महसूस करता है, यानी वो कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स उसकी होती है। सडन एंड क्विक इन केरल, जरा से भी बात होती है कोई तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, जल्दी से वो लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, किस लिए? वो अपनी जो बबल रेपुटेशन है, बबल कहा गया है बुलबुले, जो बुलबुले के समान वो सम्मान है, उस सम्मान को पाने के लिए। इवन इन द कैनन्स माउथ, यहाँ तक कि जब उसके सम्मान की बात आती है तो वो मौत से भी नहीं डरता। वो जैसे तोप होती है, कैनन्स माउथ यानी तोप के आगे वो खड़ा हो जाता है। क्वेश्चन देखते हैं, वाई इज सोल्जर्स बियर्ड कंपेयर्ड टू अ लेपर्ड। एक लेपर्ड से इसकी दाढ़ी की तुलना क्यों की गई है? क्यों की गई है? सोल्जर्स बियर्ड इज कंपेयर्ड, तो आंसर देखेंगे, इसकी तुलना इसलिए की गई है
एक लेपर्ड से, बिकॉज ही लुक्स फियर्स, इतना डरावना लगता है जैसे कि एक लेपर्ड होता है, लाइक ए लेपर्ड, ड्यू टू हिज बियर्ड, अपनी दाढ़ी से। जब वो दहाड़ता है, जब वो रोर करता है, तो उस समय जो उसकी दाढ़ी होती है वो डरावना लगता है लेपर्ड की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why does a soldier pick up quarrel readily? कि बहुत जल्दी जल्दी वो क्यों लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तो क्यों होता है? A soldier picks up quarrel to get bubble reputation. वो जो बबल रेपुटेशन है, जो क्षणिक सम्मान है, को पाने के लिए वो लड़ने मरने के तैयार हो जाता है। What do you understand by bubble reputation? बबल रेपुटेशन से यहाँ आपका क्या तात्पर्य है? तो बबल रेपुटेशन मीन्स मोमेंट्री फेम, जो मोमेंट्री फेम है, जो क्षणिक प्रसिद्धि के लिए ही वो लड़ने मरने लगता है। Why is a soldier jealous? एक सोल्जर जेलस क्यों है, ईर्ष्या में क्यों रहता है वो? Because a soldier is jealous to get the honor, अपना सम्मान पाने के लिए। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है, एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बैले विद गुड कैप एंड लाइन, विद आईज सीवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मर कट, फुल ऑफ वाइज सॉस एंड मॉडर्न इंस्टांस, एंड सो ही प्लेस हिज पार्ट। नेक्स्ट जो फिफ्थ पैसेज है आपका, फिफ्थ पैसेज में वो एक जस्टिस की भूमिका में आता है, एक न्यायाधीश की भूमिका में आता है। और क्या करता है, देखिए न्यायाधीश में जो ये जो आपकी पहले इसकी जो दो लाइनें हैं, इसमें उसके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताया है कि वो कैसा हो जाता है, फेयर राउंड वैली हो जाती है, उसका मोटी सी तोंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको ब्राइब में बहुत सारे ताजे मुर्गे का मीट मिलता है, और उसकी आंखें कैसी एकदम स्ट्रिक्ट हैं, थोड़ी सिंसियर भी हो जाती हैं, गंभीर हो जाती हैं। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, वो थोड़े अपने लुक्स पर, मतलब अपने जो पहनावे है उस पर भी ध्यान देता है, और फॉर्मल कट दाढ़ी रखता है। फुल ऑफ वाइज सोज, अभी तक वो बहुत अच्छी चूँकि उसका अनुभव भी हो जाता है, तो उस वजह से वो बहुत सारी बुद्धिमत्ता की बातें करने लगता है, बहुत सारी उक्तियाँ, कहानियाँ, कहावतें ये बोलता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और खूब सारे आजकल की जो आधुनिक उदाहरण होते हैं उनको भी देता है अपने अनुभव के आधार पर। एंड सो ही प्लेस हिज पार्ट, और इस तरह से अपने वो जो भूमिका है उसको निभाता है। यानी कि फिफ्थ स्टेज तक आते आते व्यक्ति के पास बहुत सारे अनुभव हो जाते हैं, बहुत सारा ज्ञान वो इकट्ठा कर लेता है, अर्जित कर लेता है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे बनता है। व्हाट फिजिकल फीचर्स डज अ मैन हैव एज द जस्टिस? वो न्यायाधीश के जब भूमिका में आता है तो उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है, कौन सा फिजिकल फीचर्स उसमें ऐड हो जाते हैं। तो देखिए क्या है आंसर में, एज द जस्टिस अ मैन हैज फेयर राउंड बैले, पहले उसकी फेयर राउंड बैले हो जाती है, मोटी सी एक तोंद आ जाती है। विद गुड कैप एंड लाइन, जो कि बहुत सारे मतलब जो अच्छा खाने के बाद। एंड ही हैज़ सीवियर आइज, उसकी आंखें भी बहुत गंभीर हो जाती हैं, स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और उसकी दाढ़ी कैसी होती है, फॉर्मल कट वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डज अ जस्टिस वियर अ सीवियर लुक? एक जस्टिस जो है, न्यायाधीश जो है, वो सीवियर लुक में क्यों आता है? तो देखते हैं आंसर। अ जस्टिस वियर्स अ सीवियर लुक टू शो हिज स्ट्रिक्टनेस, ताकि वो स्ट्रिक्ट दिखे, गंभीर दिखे। इन डूइंग जस्टिस, जब वो न्याय करता है उस समय पर, न्याय के समय पर गंभीर दिखने के लिए। हाउ डज ही प्ले हिज पार्ट ऑफ जस्टिस? अपनी न्यायाधीश वाला जो भूमिका है वो किस प्रकार से निभाता है? तो आंसर देखते हैं। ही प्लेज हिज पार्ट ऑफ जस्टिस विद वाइज सोज, जो बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण कहावतें बोलकर, एंड मॉडर्न इंस्टेंसेस, और आधुनिक उदाहरण दे देकर, जो प्रचलित उदाहरण होते हैं उनको देकर वो अपनी भूमिका निभाता है। नेक्स्ट स्टैंजा है। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पेंटलून विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज एंड pouch on side, his youthful hose well saved a world to wide, for his trunk sank and his big manly voice, turning again toward childish treble pipe and whistles in his sound. अब सिक्स्थ स्टेज में वो थोड़े बुढ़ापे की तरफ
बढ़ जाता है। और ये आपके इस स्ट्रंजा में दिखाया गया है। द सिक्स्थ इज शिफ्ट इनटू द लीन, दुबला पतला स्लीपर पहने हुए पेंटलून की तरह, एक विदूषक की तरह, एक जोकर की तरह, मस्खरे की तरह, विद स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, जिसकी जो नाक के ऊपर चश्मा चढ़ जाता है क्योंकि आई साइट अब वीक होने लगी है। पाउच ऑन साइड, और जो अभी तक स्किन थी उसकी जो दोनों साइड से लटकने लगी है पाउच थैली की तरह से। हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड, जो उसने बहुत अच्छे संभाल कर रखे हुए अपने स्टॉकिंग्स होते हैं, जो होज होते हैं अपने जवानी के समय के, वर्ल्ड टू वाइड, वो उसके लिए बहुत बड़े हो जाते हैं, मतलब वो ढीले हो जाते हैं। फॉर हिज श्रंक शैंक, उसकी जो शैंक है यानी पिंडलियां हैं वो भी अब सिकुड़ जाती हैं। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और जो उसकी भारी भरकम मैनहुड वाली आवाज़ होती है वो भी कैसी हो जाती है, टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप, जैसे बच्चे की थोड़ी पतली आवाज़ होती है उसी तरह से वो भी आवाज़ हो जाती है। एंड विसल्स इन हिज साउंड, और उसकी आवाज़ में सीटियाँ निकलने लगती हैं। विच एज इज़ डिस्कस्ड हियर, कौन सी एज को यहाँ पर डिस्कस किया गया है इस प्रश्न में, तो द सिक्स्थ एज दैट इज़ एन ओल्ड एज इज़ डिस्कस्ड हियर। तो आप लिखेंगे कि एक ओल्ड एज को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ वॉज द वॉइस ऑफ एन ओल्ड मैन अर्लियर, कि उस बूढ़े व्यक्ति की जो आवाज़ थी वो पहले कैसी थी, यानी जब वो यंग था तब उसकी आवाज़ कैसी थी। तो देखिए आपको आंसर क्या करना है। अर्लियर द वॉइस ऑफ एन ओल्ड मैन वॉज डीप एंड मैनली, एकदम मैनहुड से भरी हुई भारी भरकम आवाज़ हुआ करती थी, लेकिन अब कैसी हो गई है, अब वो बहुत वीक हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूथफुल होज, यूथफुल होज से आपका क्या तात्पर्य है, आप क्या समझते हैं। तो आपको आंसर क्या करना है, आंसर करना है यूथफुल होजेज, कि यूथफुल होजेज जो थे वो क्या हैं, आर द होजेज विच वर सेव्ड बाय एन ओल्ड मैन। जब एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी जवानी के समय में होता है तो अपनी जवानी के समय के जो होजेज हैं, होजेज एक तरह की ड्रेस जो एकदम टाइट फिटिंग ड्रेस होती थी, टाइट फिटिंग टाइट्स भी उनको कहा जाता था, स्टॉकिंग्स जिसको आप कह सकते हैं। तो वो ड्रेस होती है जो बूढ़ा व्यक्ति अपनी जवानी के समय में सेव करके रखता है, सेव सुरक्षित उसको संभाल कर रखता है ड्यूरिंग हिज यूथ डेज, अपने जवानी के समय में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा क्या है, नेक्स्ट स्टेंजा है आपका जो लास्ट स्टेंजा भी है, लास्ट सीन ऑफ ऑल दैट एंड्स दिस स्टेज इवेंटफुल हिस्ट्री इज सेकंड चाइल्डिशनेस एंड मेयर ओब्लिवियन, सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। ये आपका लास्ट स्टेंजा है जिसमें कि बताया है कि व्यक्ति जब अंतिम स्टेज में होता है तो कितनी दयनीय स्थिति में होता है, और उसकी सारी चीज़ें चली जाती हैं, वो उसके दांत चले जाते हैं, उसकी आईसाइट चली जाती हैं, उसकी सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है, टेस्ट नहीं रहता है, सब कुछ उससे ख़त्म हो जाता है, इस संसार में वो देकर चला जाता है। ये लास्ट सीन है जिसमें बहुत सारे जो अजीब जो उसके ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनका अंत हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, यानी उसकी जो 7 स्टेजेस उसने पार किए, 7th स्टेज के बाद सारे स्टेजेस ख़त्म हो जाती हैं। और इसको सेकंड चाइल्डिशनेस भी कहा है कवि ने, क्योंकि वो बच्चे की तरह ही असहाय भी हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। वाई इज दिस स्टेज कॉल्ड द लास्ट सीन, इसको लास्ट सीन क्यों कहा गया है, लास्ट दृश्य क्यों कहा गया है, क्योंकि दिस स्टेज इज कॉल्ड द लास्ट सीन बिकॉज दिस इज द स्टेज व्हेन डेथ कम्स टू अ मैन, क्योंकि वो समय वो होता है, वो क्षण होता है जब मृत्यु व्यक्ति के समीप आ जाती है, व्यक्ति का अंत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डज द पोएट कॉल इट सेकंड चाइल्डिशनेस, इसको कवि ने सेकंड चाइल्डिशनेस क्यों कहा है। द पोएट कॉल्स इट सेकंड चाइल्डिशनेस बिकॉज अ मैन अगेन बिकम्स हेल्पलेस, वो असहाय हो जाता है, डिपेंडेंट हो जाता है दूसरों के ऊपर, जस्ट लाइक अ चाइल्ड इन दिस स्टेज, इस स्टेज में जैसे चाइल्ड होता है अपनी स्टेज में, प्रथम स्टेज में वो अपनी धाय माँ पर निर्भर हो जाता है, वैसे ही लास्ट स्टेज में भी व्यक्ति दूसरों पर निर्भर
हो जाता है, इसीलिए जो अंतिम एज है उसको कहा गया है सेकंड चाइल्डिशनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मोस्ट पैथेटिक लाइन। मोस्ट पैथेटिक लाइन इस कविता की, इस कविता की मोस्ट पैथेटिक लाइन कौन सी है? सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग, सब कुछ उसका खत्म हो जाता है, यही इसका अंत है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स विदाउट। विदाउट का अर्थ क्या है? तो विदाउट आइज, विदाउट टीथ, विदाउट टेस्ट, विदाउट एवरीथिंग किस लिए यूज हुआ है? लास्ट में आपके यूज हुई है ये लाइन, तो इसमें यूज हुआ है आपका सेंस वर्ड। मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन अभी तक आपके समझ आए होंगे और ये आपके बहुत ही बेनिफिशियल होंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आप इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगी आपको इस कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन के ही सेकेंड पार्ट के साथ।